हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ को, है ना। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच क्या लगता है, बल लगता है, और उस बल को हमने नाम दिया था विद्युत बल। लेकिन सवाल यह है कि अगर दो चार्ज है वो दोनों के बीच बल तो लग रहा है, लेकिन कितना लगेगा। बल लगेगा लेकिन कितना लगेगा, इसकी जानकारी हमें देती है कूलॉम्स लॉ। तो आज हम उसी नियम को, कूलॉम के नियम को डिस्कस करेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, देखिए हम आज बात करने वाले हैं, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। अच्छा, कूलॉम किसके बारे में बताया, थोड़ा सा उसको हम जान ले। देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा अगर रिकैप करें या रिकॉल करें, क्या हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर आपके पास दो चार्ज है, क्या चार्ज है, दो चार्ज। मान लीजिए एक Q1 चार्ज है और एक चार्ज है Q2, है ना। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों चार्ज के बीच क्या लगता है, बल लगता है। अब बल का जो प्रकृति होगा, अट्रैक्शन होगा, ये रिपल्सन होगा, ये डिपेंड करता है इनके नेचर पे। बताए थे हम कि अगर ये भी पॉजिटिव हुआ Q1 और Q2 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये इसको इधर और इसको इधर विकर्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव हुआ तब भी यही हाल है। अगर मान लीजिए Q1 निगेटिव रहा, माइनस Q2 ये भी निगेटिव रहा, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा अभी भी ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। मतलब सेम नेचर का चार्ज रहेगा तब। लेकिन अगर एक हो जाए पॉजिटिव, मतलब ये तो हो गया Q1 पॉजिटिव हो गया, लेकिन Q2 का हो गया, निगेटिव हो गया, तो इस कंडीशन में दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा और इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है ना। अब सवाल ये उठा कि ठीक है, अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और दोनों ऑपोजिट नेचर का चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन सवाल है कितना बल से, है कि नहीं बात। तो इसी के बारे में जानकारी कौन दी है, कूलॉम साहब दी है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा कूलॉम को, नियम को। कूलॉम साहब क्या बताए अपने नियम में, क्या दिए। पिछले लेक्चर में ही हम बताए थे कि अगर मान लीजिए, आप खुद इमेजिन कीजिएगा, प्रैक्टिकल इमेजिन कीजिएगा कि अगर दो चार्ज है, अगर सेम नेचर का है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और दोनों का नेचर अगर ऑपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि अगर दोनों चार्ज अगर छोटा छोटा हुआ, अगर दोनों चार्ज छोटा हुआ तो ये दोनों रिपेल जो करेगा, चाहे अट्रैक्ट करेगा, कम फोर्स से करेगा, कम बल से करेगा जी। अब खुद सोचिए ना कि अगर ये दोनों छोटा छोटा हुआ, छोटा छोटा चार्ज हुआ, तो ये दोनों चाहे अट्रैक्ट करे या फिर दोनों एक दूसरे को रिपेल करे, कम बल से करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज बड़ा बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा चार्ज हो गया, ज्यादा परिमाण वाला चार्ज हो गया, तो दोनों एक दूसरे को कहा ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल है वो इनके परिमाण के समानुपाती हो रहा है। परिमाण ज्यादा तो बल भी ज्यादा, और परिमाण कम तो बल भी कम। तो यहाँ से कूलॉम साहब ने अपने नियम में क्या बात बोला कि अगर आपके पास दो चार्ज है, कूलॉम साहब ने क्या बताया अपने स्टेटमेंट में, अब स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, पहले सुनिए कि अगर आपके पास दो चार्ज है, एक है Q1 और एक चार्ज है Q2, दो आवेश है, इन दोनों आवेशों का बीच की दूरी कितना है, R है। कितना है, R। तो क्या होगा, ई आवेश भी इस पर बल लगाएगा, लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो इस पर इधर बल लगाया, कितना बल लगाया जी, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब दो पर वन के कारण लगने वाला बल। ई इस पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर। मान लीजिए इधर लगा रहा है, दोनों का नेचर सेम है मान लीजिए,
तो कितना लगाएगा जी, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा अपन समझें, थोड़ा सा अगर समझे, तो हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जब दोनों बल को मेजर किया गया है ना, F21 और F12, मतलब 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल और A1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, ये दोनों बल को जब मेजर किया गया तो दोनों बल का जो मैग्नीट्यूड मिला सेम मिला, है ना। मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का परिमाण के बारे में बात करें या फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के परिमाण का बात करें, दोनों का परिमाण क्या मिला, बराबर मिला, है ना। और दोनों के परिमाण को कुछ समय के लिए हम कितना मान लेते हैं, F, कितना मान लेते हैं, F। तो कूलम्ब साहब ने यहाँ से मतलब निष्कर्ष ये निकाला कि जो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल है और विद्युत बल का जो परिमाण है बेसिकली इन दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती है या परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। और जाहिर सी बात आप खुद समझिएगा कि अगर अगर Q1 ज्यादा होगा, आराम से समझिएगा, Q1 ज्यादा होगा, Q1 ज्यादा होगा तब भी फोर्स का मान ज्यादा होगा, अगर Q2 ज्यादा होगा तब भी फोर्स का मान ज्यादा होगा, और अगर दोनों ज्यादा होगा तब तो फोर्स का मान और ज्यादा होगा। मतलब जो फोर्स है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब छोटा चार्ज रहेगा तो दोनों आवेशों के बीच बल कम लगेगा, और अगर यही चार्ज बड़ा हो जाए तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अच्छा एक बात और समझिएगा, दूसरा बात इसमें ये है कि जो ठीक है, अगर मान लीजिए सर ठीक है आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये दूरी का क्या, दूरी के साथ भी बल में परिवर्तन होगा, कैसे जी, आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर चार्ज पास पास होगा, पास पास होगा तो बल ज्यादा होगा। अरे भाई पास पास वाला प्रेम ज्यादा होता है नहीं होता है, या दुश्मनी ज्यादा होता है नहीं होता है, होता है। तो अगर चार्ज पास पास हुआ तो बल ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही चार्ज को दूर ले जाएंगे, चार्ज को कहाँ ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लेकिन कैसे घटेगा, तो इसके बारे में कूलॉम साहब ने बताया कि स्क्वायर के रूप में घटता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के रूप में बल घट जाता है ना, लिखते हैं अपन नियम को। तो कूलॉम साहब ने अपने नियम में क्या बताया कि दो आवेशों, इनका स्टेटमेंट क्या रहा, कूलॉम साहब का जो स्टेटमेंट रहा इसको समझते हैं। कूलॉम साहब का स्टेटमेंट रहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बात है। तो कूलॉम अपन स्टेटमेंट में ही बात बोले कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जाहिर सी बात है, समझने वाला बात है, आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और इनके बीच का जो दूरी है उनके दूरी के बीच के मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है
अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, दोनों का गुणनफल के समानुपाती है। Q1 बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा और Q2 बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा। ये बात हम देख भी रहे थे, कोई में से E बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा, E बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा, और दोनों बढ़ जाता तो फोर्स और बढ़ेगा। तो दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती हो गया। अच्छा, और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब पहला बात तो ये बोले कूलम साहब, कूलम के स्टेटमेंट के अनुसार पहला बात तो ये समझ में आ रहा है। दूसरा बात ये समझ में आ रहा है कि जो ये फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। दूसरा बात ये बोले कूलम साहब, है ना। जब इन दोनों बातों को मिलाया गया, मिला करके एक में लिखा गया, लिख सकते हैं अपन, है ना। मतलब स्टेटमेंट वन तथा 2 को मिलाने पर, ठीक है। तो अगर इस दोनों स्टेटमेंट को हम मिला दिया जाए तो मिलाने पर क्या मिलेगा बाबू, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने पर क्या मिलेगा, मिलेगा ये कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया, फोर्स है Q1 और Q2 के मतलब गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब एक बात याद समझना है कि अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जी, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे जब एक प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आता है K, है ना, और क्या होता है Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ समझना ही है कि जो यहाँ K आया, ये K जो आया ये एक नियतांक है, और ये ऐसा नियतांक होता है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे करता है, इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। पूरा इसका राम कहानी, कांस्टेंट का जितना भी कहानी है, इसमें जो जो भी टर्म्स आता है पूरा टर्म्स को हम ढंग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना मान के चलिए कि जो K है एक नियतांक है और K का मान माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं कि जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करने का मतलब इस K का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हवा में बात करें तो वायु के लिए इस K का मान अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, तेल के लिए अलग होगा, कांच के लिए अलग होगा। मतलब जब जब माध्यम बदलेगा तब तब इस K का मान बदल जाएगा, और चूंकि माध्यम बदलने पर इस K का मान बदल जाता है इसलिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल भी बदल जाता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है, किसके वजह से, यही K की वजह से। क्योंकि अलग अलग माध्यम में K का मान अलग अलग होता है, इसलिए माध्यम बदलने पर K का मान बदलेगा, और चूंकि माध्यम बदलने पर K का मान बदलता है इसलिए दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल भी माध्यम बदलने पर बदल जाता है, चेंज कर जाता है, ठीक है। विद्युत बल कैसे चेंज करता है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि जब K का मान जब ढूंढा गया तो K का मान मिला कितना सर, जान लीजिए K का मान कितना मिला, है ना। बाकी इसमें जो टर्म्स आएगा उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। जब K का मान जब ढूंढा गया तो K का मान जो मिला वो मिला 1/4 पाई के बराबर। आराम से देखिए इस चीज को, ये K का जो मान जब ढूंढा गया तो K का मान कितना मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन, ई नहीं पढ़ना इसको, एप्सिलॉन,
ठीक है ना, एप्साइलन मिला गया 1/4 पाई एप्साइलन, यही के का मान मिला जी। अब सर यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है। एप्साइलन क्या है सर? तो ये एप्साइलन जो है ना, एप्साइलन एप्साइलन ये एप्साइलन होता है बुआ, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, है ना, माध्यम का परावैद्युतांक, या फिर इसको कहा जाता है माध्यम का विद्युतशीलता, माध्यम का विद्युतशीलता। माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम का विद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन का मान होता है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है ना, हवा के लिए अलग, पानी के लिए अलग, तेल के लिए अलग, कांच के लिए अलग, है ना। ये एप्सिलॉन के वजह से ही के बदलता है, और चूंकि एप्सिलॉन के बदलने से के बदल जाता है और के बदलने से फोर्स बदल जाएगा, ठीक है ना। मतलब इनडायरेक्ट रूप से जो मीडियम का प्रॉपर्टी जो लेकर के आता है विद्युत बल में, इलेक्ट्रिक फोर्स में जो मीडियम का प्रॉपर्टी जो लेके आता है, यही लेके आता है एप्सिलॉन। इसी के बदल जब कोई माध्यम में रखा जाता है कोई चार्ज को, तो जो उसमें मतलब जो फोर्स में जो चेंजेस आते हैं वो किसके वजह से आता है? एप्सिलॉन की वजह से आता है। तो सर एप्सिलॉन है क्या? माध्यम का परावैद्युतांक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन कुछ और नहीं है बल्कि मीडियम का एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी भाई? तो मीडियम का वैसा प्रॉपर्टी है जो किसी माध्यम के आवेशों को या किसी माध्यम के आयनों को प्रेरित करता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने के लिए। मतलब एप्सिलॉन क्या है? किसी माध्यम का एक गुण है, और कैसा गुण है? वैसा गुण है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में अगर लिखे हम एप्सिलॉन के बारे में, एप्सिलॉन के बारे में हम क्या लिखे? हम लिखे इसके बारे में तो क्या लिख सकते हैं, है ना, किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम के आयनों को प्रेरित करता है, जो उस माध्यम के आयनों को दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने के लिए प्रेरित करता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मतलब एप्सिलॉन क्या है? कोई माध्यम का एक गुण है, प्रॉपर्टीज है, जो क्या करता है, जो उस माध्यम के आयनों को दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको कम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जब इस के का मान आप यहाँ डालेंगे तो आपको खुद ब खुद ही बात समझ में आ जाएगी। के का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो यहाँ से एफ का जो वैल्यू निकल के आएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 बटा क्या? आर स्क्वायर। आप खुद सोचिए, आप एक बात इमेजिन कीजिए कि अगर Q1 को, Q2 को, आर स्क्वायर को और 4 पाई को अगर हम कांस्टेंट कर दें, इसको हम अगर Q1 Q2 है ना बटा कितना 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, इतना चीज को अगर हम कांस्टेंट कर दें, इतना चीज को हम क्या कर दें? कांस्टेंट। अगर इतना चीज को हम कांस्टेंट कर दें तो डायरेक्टली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एप्सिलॉन के।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन के। अगर एप्सिलॉन का मान ज्यादा, अगर एप्सिलॉन का मान ज्यादा हुआ तो फोर्स का मान कम हो जाएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एप्सिलॉन का मान कम हुआ तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब एप्सिलॉन यहाँ गेम खेल जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या कर रहा है, एक तरह से आप दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने का काम कर रहा है। और अगर आपको बता दे कि जो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है ना, एप्सिलॉन का जो वैल्यू सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है। एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है, इसलिए दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हवा या निर्वात में। आराम से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। चूंकि एप्सिलॉन का मान, पहला बात हम क्या बता रहे हैं कि चूंकि एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है, अच्छा सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है ना। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, होता कितना है जी, तो ये होता है कितना, 8.854 गुना 8.854 गुना 10⁻⁻12, ठीक है ना, फैराड पर मीटर होता है। 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, या फिर उसका यूनिट होता है कोजी, या फिर उसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फैराड पर मीटर भी यूनिट होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इतना होता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करता है, हवा वाला है ना, हवा वाला, तो हवा या निर्वात वाला जो एप्सिलॉन का मान होता है उसको एप्सिलॉन नोट से दिखा देता है, पहचानने के लिए। एप्सिलॉन नोट काहे लगा दिया, पहचानने के लिए कि हवा या निर्वात का परावैद्युतांक है, ठीक है ना। तो हवा या निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है ना, उसको दिखाते हैं किससे, एप्सिलॉन नोट से। और उसका वैल्यू कितना होता है, 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। और यह सबसे कम होता है, बाकी जितना भी माध्यम है जैसे पानी, तेल, कांच, उस सबका परावैद्युतांक इससे ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक बात आप खुद सोचिए कि चूंकि एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए है, इसका मान सबसे कम है हवा या निर्वात में, तो जाहिर सी बात है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल सबसे ज्यादा कहाँ होगा, हवा या निर्वात में। तो यहां से एक बात समझ में आ गया कि अतः दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण हवा या निर्वात में सबसे अधिक होता है, हवा या निर्वात में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हवा या निर्वात वाला जो विद्युत बल है, हवा या निर्वात में जो विद्युत बल लग रहा है, मान लीजिए वो एफ नोट लग रहा है, तो हवा या निर्वात में जो विद्युत बल है एफ नोट ज्यादा होगा किससे, और कोई माध्यम में लगने वाले विद्युत बल से। एफ में मतलब कोई माध्यम में लगने वाला विद्युत बल है, कोई भी माध्यम में लगने वाला विद्युत बल से हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, ज्यादा होगा हमेशा। किसके वजह से भाई, एप्सिलॉन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है चीजें। अच्छा, जब हवा या निर्वात में वाला अगर एप्सिलॉन का मान यहाँ डालेंगे, हवा या निर्वात वाला एप्सिलॉन का मान यहाँ अगर रखेंगे, तो हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल भी मिल जाएगा। तो हवा या निर्वात में लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो कितना होता है जी, इसलिए एफ नोट का वैल्यू बोल लीजिए, या हवा या निर्वात वाला जो विद्युत बल है,
हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यहाँ एप्सिलॉन क्या कहा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये जो बल मिला, ये बल कहाँ में वाला मिला, ये मिला हवा या निर्वात वाला बल मिला, है कि नहीं बात। तो हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल है, किस पे लगने वाला विद्युत बल है, हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल है। इसको यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, हम इधर लिख देते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे अपने पास जगह है ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो बल है हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला, है ना, बल है। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला है। आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना, इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, आप लोग को जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा भाई कि आपको जो वीडियो है ना, जो भी कंटेंट है जो पढ़ाया जा रहा है, आपको सटीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जो भी दिक्कत होगा आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर वीडियो मतलब मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको किसी तरह से मदद मिल रहा है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्त यार तक, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहें और अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। ठीक है, और अगर ठीक लग रहा है वीडियो, सब चीज़ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।